हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 18। एपिसोड के स्टार्ट में हम नंजिंग और जॉन को देखते हैं, जहां नंजिंग जॉन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने ये बात तुमसे छुपाई। जिस पर जॉन कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो यही कहता है कि मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रही है कि मेरा मकसद क्या है। मुझे तो लगा था कि जैसे मैं एक एंशिएंट ज़माने का हूँ और फिर मैं वापस अपने ज़माने में चला जाऊँगा, जबकि अब मुझे सच्चाई का पता चला कि मेरा तो कोई ज़माना ही नहीं है, बल्कि मैं तो एक सिर्फ़ फ़िक्शनल करैक्टर हूँ, जिसको सिर्फ़ तुमने बनाया है। इस वजह से ही तो मुझे बचपन की बातें भी याद नहीं आती थी कि आखिर मेरा मकसद क्या है। ज़ॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है या पीछे मेरे साथ क्या हो चुका है, जिस पर नंजिंग कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर ज़ॉन पूछता है कि बताओ। नंजिंग कहती है कि हाँ, मैंने तुमको बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम हुई और तुम अपनी मॉम के साथ कैसे डेट कर सकते हो, यही बात है ना। जॉन नंजिंग की इस बेवकूफ़ाना बात पर हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस तरह की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं है। नंजिंग कहती है कि तुम बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर जॉन कहता है कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं ख़ुद पता लगवाना चाहता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या है, मैं अपनी सच्चाई खुद जानना चाहता हूँ। जिसको सुनकर नंजिंग मान जाती है और वो यही सोचती है कि हाँ, मुझे जॉन को टाइम देना चाहिए, वो ख़ुद इस बात का पता चलाए कि वो कौन है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर नंजिंग जॉन को हक कर देती है और ये भी प्रॉमिस लेती है कि तुमको जब भी पता चल जाएगा तो तुम सबसे पहले मुझे ये बात बताओगे, जिस पर जॉन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये बात सबसे पहले तुमको ही बताऊँगा। फिर नंजिंग उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां नंजिंग अपने ऑफिस में जाने से पहले जॉन के घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी ढूंढने का पहला दिन है, गुड लक। और अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी पता चलता है, तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगे। और हाँ, अगर तुमको कुछ नहीं भी पता चलता है तो मेरे नाम की एक आइसक्रीम खा लेना। फिर नंजिंग ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में हमें येकिन भी दिखाई जाती है, जो कि अभी ऑफिस के बाहर ही होती है, कि उसकी टेबल पर पड़े हुए येकिन फूल देख लेती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर पूरा स्टाफ येकिन के पास आ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है। लूजिंग कहता है कि मुझसे रहा नहीं गया, हाँ, मैंने सारे स्टाफ को बता दिया है कि आप जा रही हैं ये ऑफिस छोड़कर, जिस पर लड़कियां रोने लगती हैं। तो येकिन उनको चुप करवाती है और कहती है कि लड़कियां रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो चुप करो, वैसे भी मेरी सारी परियां रो नहीं सकती हैं। तो वो उनको चुप कराती है कि वहाँ दो लड़के भी रोने लगते हैं, जिस पर येकिन उनको चिढ़ाने लगती है और उनकी तस्वीर वगैरह खींचने लगती है। फिर वो दोनों भी रुक जाते हैं और फिर तमाम स्टाफ वाले कहते हैं कि आप क्यों जा रही हैं, जिस पर येकिन कहती है कि क्या मेरा हक नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना अरसा इस ऑफ़िस में गुज़ार दिया है, अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँ, अपनी मर्ज़ी से सोऊँ, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करूँ, अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीऊँ। जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन कहती है कि अब कोई भी उदास नहीं होगा। फिर वो सबसे मिलने लगती है। यहाँ ज़ूकेन को भी पता चल जाता है कि येकिन जा रही है, तो वो गुस्से से ज़ूकेन के पास आता है और उसको यही कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम नहीं जाओगी। जिस पर येकिन कहती है कि ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैं जाकर ही रहूँगी, कोई भी मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकता है। वो जाने लगती है तो ज़ूकेन पीछे से उसको कहता है कि आखिर तुम क्यों कर रही हो, बता दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? इतने लंबे अरसे में जो कि हमने इकट्ठा गुजारा, कभी भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। जिस पर येकिन नज़रें नहीं मिलाती और कुछ नहीं बोलती, तो ज़ूकेन वहाँ से चला जाता है। रात काफ़ी हो जाती है, लेकिन येकिन अभी भी अपने ऑफिस में ही होती है, यहीं बैठी सोच रही होती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसके डैड की वजह से ये फ़ैसला ले रही हूँ, बल्कि मेरा ज़हन नहीं था कि मैं छोड़कर जाऊँ ज़ूकेन को। नंजिंग भी उसके पास आ जाती है और वो येकिन को कहती है कि मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद करती हूँ। येकिन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम फ़िलहाल मेरे पास बैठी रहो। नंजिंग और येकिन बहुत घंटों तक आपस में बातें करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। येकिन नंजिंग से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करना और मुझे पता है कि तुम एक दिन ज़ूकेन की तरह बहुत बड़ी राइटर बन जाओगी। जिस पर नंजिंग कहती है कि अगर आपने ये बात कही है तो ज़रूर ऐसा ज़रूर होगा। फिर नंजिंग चली जाती है और फिर
येकिन अपनी कार में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई होती है कि आखिरकार उसने ज़ोकिन से जो वादा लिया होता है वो पूरा कर दिया होता है। फिर येकिन पहुंचती है एक बेकरी में और उनको कहती है कि हाँ, अब मैं वापस आ गई हूँ दोबारा से काम करने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे येकिन पहले भी इस बेकरी में काम कर चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें नंजिंग दिखाई जाती है जो कि ऑफिस से घर आ रही होती है, तो वो सोचती है कि मैं ज़ुआन से मिलूँगी, लेकिन फिर वो नहीं मिलती और यही सोचती है कि ज़ुआन की उलझन है वो खुद ही सुलझाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो चली जाती है अपने घर और फिर अपनी मॉम को कहती है कि आज रात मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। तो वो लेट जाती है और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आप बताओ हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जिस पर उसकी मॉम हैरान हो जाती है और कहती है कि पहले तो तुमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। जिस पर नंजिंग कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो इसी कशमकश में है कि उसकी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि ज़िंदगी का मकसद हमें खुद चूज़ करना पड़ता है। हम खुद ये बात नहीं कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट कौन होंगे। हाँ, ज़िंदगी में आने के बाद जो कुछ भी होगा वो हमारी मर्ज़ी से होगा। हम खुद अपने लिए अच्छा सोचेंगे, खुद ही बुरा सोचेंगे। कौन सी एक्टिविटी हमें अपनानी है और कौन सी नहीं, ये हम पर ही डिपेंडेंट होता है, किसी और पर नहीं। हम खुद ही अपनी लाइफ़ को अच्छा या बुरा बना देते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन पर हमारा इख्तियार नहीं होता। हम वो करते हैं लेकिन वो होती ही नहीं। लेंज़िंग को बात समझ आ रही थी और उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। उसकी मॉम सो जाती है कि दूसरी तरफ हम ज़ुआन को देखते हैं जो कि बाहर आता है हवा लेने के लिए कि वहाँ उसकी चिट भी पड़ता है जो कि लेंज़िंग सुबह छोड़ कर गई होती है। वो बाहर होता है कि उसी वक्त लेंज़िंग भी आ जाती है। लेंज़िंग ज़ुआन को हाय बोलती है। लेंज़िंग कहती है कि क्या कुछ पता चला? जिस पे ज़ुआन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं ढूँढ रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जिस पर लेंज़िंग कहती है कि मैंने अपनी मॉम से पूछा था तो मेरी मॉम यही कह रही थी कि हमें अपनी लाइफ़ का फ़ैसला करने का इख्तियार खुद होता है। हम किसी भी चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को बुरा समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपनाना, ना अपनाना ये हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। अब तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, ये तुम पर ही है कि तुमने अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, किसी और पर नहीं। तुम खुश रहो, खाओ पियो, और वैसे भी इतने दिनों से तुम कुछ खा पी भी नहीं रहे हो। अगर मेरा बॉयफ्रेंड अगली हो गया तो फिर मैं तुम्हें वापस फेरी कोर्ट के पास भेज दूंगी। जॉन उदास होता है लेकिन उसकी बातों से थोड़ी सी उसको मोटिवेशन मिलती है, लेकिन वो ये भी बात करता है कि तुम प्लीज़ मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दो, मैं अपनी मसलों को खुद ही सुलझा लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नज़ीम की बातें जॉन के दिल को छू रही थी और ये एक दूसरे को गुड नाइट कह देते हैं और वहाँ से अपने घर को चल दिए जाते हैं। जॉन भी अब नज़ीम की बातों से काफ़ी मोटिवेट हो चुका था और वो सुख का सांस लेता है और सो जाता है। फिर हमें ज़ोकिन दिखाया जाता है अपने डैड के साथ, जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? अगर येकिन चली गई है तो क्या हुआ? बॉस तो तुम ही हो ना, तुम संभाल ही लोगे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जिस पर ज़ोकिन कहता है कि आपको नहीं पता मेरी लाइफ में उसका क्या रोल है। ज़ोकिन कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं था तो मुझे इतनी बड़ी बिज़नेस खड़ी करने की ताकत क्यों मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की? जिस पर उसका डैड कहता है कि मुझे तुम पर तो बिलीव कभी था ही नहीं। मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ येकिन के कहने पर की थी, क्योंकि उससे मैंने कुछ शराइत रखी थी जो कि उसने मान ली थी। ज़ोकिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जल्दियों से पूछता है कि बताओ कौन सी वो शर्तें थी जो कि आपने येकिन के सामने रखी थी? उसका डैड कहता है कि मैंने उसको कहा था कि हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, लेकिन तुम सारी उम्र ज़ोकिन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात को इतना सीरियसली ले लेगी और वो मान जाएगी। मैंने तो कहा था कि हो सकता है कि वो लालची हो, लेकिन वो ऐसी नहीं निकली। ज़ोकिन कहता है कि मैं आपकी एक-एक पाई आपको वापस कर दूँगा, और वो कार में बैठा बहुत सारी कॉल्स वगैरह करता है येकिन को, जबकि येकिन दूसरी तरफ बेकरी में अपनी मॉम के साथ होती है और वो उसकी कॉल को अटेंड ही नहीं करती। ज़ोकिन उसको वॉइस मैसेजेस वगैरह भी करता है कि प्लीज़ मेरी कार उठाओ, लेकिन येकिन नहीं उठाती। फिर हमें ज़ुआन दिखाया जाता है जिसको फाइनली वो गिफ्ट मिल चुका था जो कि इन्होंने बनाया था, और इन्होंने ये बात भी की थी कि हाँ, अब हम इकट्ठे रहेंगे, और ये याद के तौर पर उसको रख लेता है। उसी वक्त
नंजिंग की आवाज़ उसके कानों में पहुंचती है कि वो हेल्प के लिए बुला रही है, तो ज़ुआन टेलीपोर्ट हो जाता है नंजिंग के पास और नंजिंग उसको बिठा देती है एक झूले में और फिर इसके मुंह में एक चूसनी दे देती है। ज़ुआन हैरान होता है, तो नंजिंग कहती है ये तुम्हारा बचपन है, अब हम तुम्हारा बचपन जिएंगे। फिर वो उससे बहुत सारी मस्तियाँ करती है, उसको क्लासरूम में बिठाती है और फिर उससे पेपर वगैरह लेती है, उसको चुपके से कॉमिक बुक पकड़ा देती है और टीचर बनकर खुद उससे खींच भी लेती है और कहती है कि क्या तुम कॉमिक बुक पढ़ रहे हो। फिर उसको क्लास के बाहर खड़ा कर देती है, बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं ये दोनों। ज़ुआन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और फिर नंजिंग उसके इस दिन को बर्थडे का दिन बना देती है, उसके लिए केक लेकर आती है। ये दोनों कैंडल ब्लो करते हैं और केक कटिंग करते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन भी करते हैं। फिर नंजिंग ज़ुआन से कहती है कि तुम विश करो। ज़ुआन विश करता है कि मैं सारी उम्र नंजिंग के साथ रहना चाहता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करूँ। फिर फाइनली नंजिंग और ज़ुआन किस कर लेते हैं और उसी के साथ ज़ुआन वहाँ से गायब हो जाता है। नंजिंग ढूंढती रहती है, उसे लगता है कि ज़ुआन हो सकता है उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो। वो उसको बहुत ज़्यादा बुलाती है लेकिन वो आता ही नहीं। उसी वक्त वो जाती है ज़ुआन के घर, तो वहाँ भी नहीं होता और उसकी जो एंशिएंट चीज़ें होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। नंजिंग को समझ लग चुकी थी कि उसका अनफॉरगेटेबल लव उसको मिल चुका था, जिसकी वजह से ज़ुआन अब अपने एरा में वापस चला गया है और अब वो कभी भी इस दुनिया में नंजिंग के साथ वापस नहीं आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है और हेल्प के लिए बुलाती है ज़ुआन को, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आता। कि दूसरी तरफ ज़ुआन की आँख खुली हुई देखते हैं, जो कि देखता है कि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। ज़ुआन को भी पता लग चुका था कि क्या वो अपने एरा में वापस आ गया है, अपने एंशिएंट एरा में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।